नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह में। 2014 में सरकार बनने के बाद और 2015 में जो बहुत सारी एनपीएस डिक्लेयर हुई बैंकिंग के द्वारा बैंकिंग सेक्टर में, तो सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि लचर होती बैंकिंग व्यवस्था को कैसे पटरी पे लाया जाए। तो सरकार ने जो 2016 में एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का कानून पारित किया और इसके बाद आज तक 3 बार इसमें संशोधन हो चुका है और हर एक संशोधन काफ़ी बृहत रूप में होता है। उसके कई सेक्शंस को चेंज किए जाते हैं और नए सेक्शंस डाले जाते हैं। रिसेंटली 19 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच ने जो 2020 में अमेंडमेंट्स हुए थे आईबीसी कोड में, उसको जो चैलेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, उसको लेकर एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट पास किया। और इस बेंच में थे जस्टिस नरीमन, जस्टिस के एम जोसेफ एंड जस्टिस नवीन सिन्हा। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3, 4, 10 और 32A जो अमेंडमेंट हुआ था 2020 में, इन सभी सेक्शंस में उनको वैलिड डिक्लेयर किया, उनको वैध डिक्लेयर किया और उनकी संवैधानिक वैधता को जो चुनौती देने वाले सारे पिटिशंस को खारिज किया। मोर देन 50 से ज़्यादा पिटिशंस फाइल हुए थे जिसमें संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया गया था। इसके लीड केस का नाम था मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक पिटीशन नंबर है 26/2020। ये जजमेंट 19 जनवरी 2021 को आया और इसके ऑथर थे, इस जजमेंट के ऑथर थे जस्टिस के एम जोसेफ। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जजमेंट अमेंडमेंट था जिसमें आम आदमी को काफ़ी अफेक्ट कर रहा था, वो बिल्डर से रिलेटेड और बायर से रिलेटेड था, जो फ्लैट बायर्स होते हैं। क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी उसके अनुसार इवन की एक सिंगल फ्लैट बायर्स और अलॉटी, फ्लैट बायर या अलॉटी अपनी एनसीएलटी में जाकर रिजोल्यूशन प्रोसेस को शुरू कर सकता था, इनिशिएट कर सकता था। तो ये अमेंडमेंट क्या था जो जब भी होम बायर से रिलेटेड ये अमेंडमेंट है क्या? सबसे पहले तो इसमें ये है कि इस अमेंडमेंट के जरिए एक नंबर फिक्स कर दिया गया कि किसी भी प्रोजेक्ट की कम से कम 100 होम बायर्स होने चाहिए या अलॉटीज होने चाहिए, और या जितने भी नंबर्स हैं टोटल फ्लैट्स के उस प्रोजेक्ट में उसके 10% होने चाहिए अगर वो रिजोल्यूशन प्रोसेस की शुरुआत करना चाहते हैं एनसीएलटी में। दूसरा कि ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उस कॉरपोरेट, उस कंपनी के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो सभी प्रोजेक्टों से निकल के बायर्स आएँ और 100 के नंबर पूरा कर लें। तीसरा इसमें क्या था कि 30 दिन का टाइम दिया गया कि 30 दिन के अंदर अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही है अभी उसमें आपको ये नंबर पूरा करना होगा, नहीं तो ये माना जाएगा कि भाई आपने उसको विड्रॉ कर लिया। जो मेन ग्राउंड था जिसपे ये चैलेंज किया गया इन अमेंडमेंट्स को, वो ये था कि भाई ये आप बहुत ही सख्त कंडीशन डाल रहे हो बायर्स पे और उनके राइट पे, जो डिफॉल्टिंग बिल्डर्स को लेकर कोर्ट जाना चाहते हैं एनसीएलटी में और रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बनती, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड अमेंडमेंट है और जो ये नंबर मिनिमम डाला गया है ये कहीं भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट नहीं करता। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि भाई कम से कम 100 नंबर होने चाहिए और जो डाला गया है वो सही है। वो इसलिए कहा कि इंडिविजुअल कंज्यूमर के पास, इंडिविजुअल बायर के पास और भी कई लीगल रेमेडीज हैं, कानूनी जरिया हैं जिसके जरिए वो अपनी ग्रीवांसेस को सेटल कर सकते हैं। जैसे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर बिल्डर बायर को लेकर चलें तो रेरा है,
दूसरा, जो कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो अपने आप में ये दोनों चीज़ें सफिशियंट है किसी इंडिविजुअल बायर के किसी भी ग्रीवांसेस के लिए लीगल रेमेडी बनने को। दूसरा, एक और चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कही कि उन्होंने डिस्टिंक्शन जो चैलेंज किया गया था कि फिनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को अलग अलग रखा गया है और उनमें एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कोर्ट ने कहा कि ये दोनों अलग अलग फुटिंग पे हैं, वो डिस्टिंक्ट उनके अपने स्टेटस हैं और किसी भी तरीके से ये आर्टिकल 14 को ये डिस्क्रिमिनेशन या ये डिस्टिंक्शन जो है वो आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करता है। उसने ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है उसका मनी ड्यू होता है वहाँ पे इस वजह से कि वो या तो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, जबकि फिनेंशियल क्रेडिटर जो होता है वो अपना पैसा देता है और कंपनी उससे बोरो करती है। तो दोनों की डिफरेंट फुटिंग है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो चैलेंज की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था इस 2020 में कि एक सेक्शन 32A इंसर्ट किया गया और ये सेक्शन 32A के जरिए एक इम्यूनिटी दी जाती है कॉर्पोरेट डेटर्स को और उसके एसेट को अगर वो किसी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के प्रोसीड के रूप में एक्वायर किया हुआ हो तो। और ये इम्यूनिटी जो बाद में मैनेजमेंट आती है, अगर कोई रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया जाता है और बाद में जो मैनेजमेंट आती है उसको एक नई शुरुआत हो, इसलिए ये इम्यूनिटी दी जाती है। और ये 32A की इम्यूनिटी ये जरूरी है कि जो रिजोल्यूशन प्लान है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए। अब देखिए कि पिटिशनर्स जो थे जिन्होंने इसको चैलेंज किया था इस अमेंडमेंट को, उनके क्या आर्गुमेंट थे। उनका ये कहना था कि जो ये इंसर्ट किया गया है वो मेनली गवर्नमेंट पे रियल एस्टेट लॉबी का एक प्रेशर था, तो ये उनको राहत पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। तो कोर्ट का ये कहना था कि बेसिकली आप किसी लॉ को लेजिस्लेचर के मंशा को लेकर आप चैलेंज कर रहे हैं, तो कोर्ट ने इसको इंटरटेन नहीं किया। कोर्ट का ये कहना था कि ये जरूरी है एक फ्रेश स्टार्ट के लिए, इसलिए ये डिजायरेबल है कि जो क्रिमिनल लायबिलिटी कॉर्पोरेट डेटर की है उसको खत्म कर दी जाए, लेकिन उसके प्रमोटर की खत्म नहीं होगी। इससे क्या होगा कि जो नई मैनेजमेंट रिजोल्यूशन प्लान के एक्सेप्ट होने पे आएगी उसको एक काम करने का और उस रिजोल्यूशन प्लान को सक्सेस बनाने का एक खुला फील्ड मिलेगा। तो इस तरीके से कोर्ट ने इंटरटेन नहीं किया, बट कोर्ट ने एश्योर किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत करने वाले प्रमोटर्स थे उनको मुक्ति मिल जाएगी या वो बड़ी हो जाएंगे, उनकी अपनी लायबिलिटी फिक्स है। तो इस तरीके से कोर्ट ने अब इन सारे अमेंडमेंट्स को अपहेल्ड किया। और यहाँ पे जो खास बात मुझे लगता है और मैं कहना चाहता हूँ कि कोर्ट ने रिस्पेक्ट किया सेपरेशन ऑफ पावर्स को, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है, तो उसकी विजडम को कोर्ट चैलेंज नहीं करना चाह रही थी और इसमें कोई मैलिस वैसा दिख नहीं रहा था जिस ग्राउंड को लेकर कि ये बिल्डर्स लॉबी ने इन्फ्लुएंस करके ये अमेंडमेंट करा लिया है। इसलिए कोर्ट ने उसको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपील किया। यहाँ पे एक लाइन है जो कोर्ट ने बोला और वो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि कोर्ट के जो ज्यूरिसडिक्शन है उसकी बाउंड्रीज बहुत ही क्लियर है। वो विधान पालिका के विजडम का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ बनाने का काम चुने हुए ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का है, जिसको जनता चुनती है। तो जो भी लॉ वो बनाते हैं वो एक प्रिजम्पशन है कि वो सही है। और कोर्ट ने इन सारे अमेंडमेंट्स को में कहीं भी कोई खामी नहीं पाई जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का क्वेश्चन बने, संवैधानिक वैधता का पे आंच आ रही हो। इसलिए इसको अपहोल्ड किया और कहा कि कहीं भी ये राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14
हिंदुस्तान के संविधान में है उसको वायलेट नहीं करता। और एक माइल्ड क्रिटिसिज्म को करते हुए, माइल्ड कटाक्ष करते हुए कह लें, कोर्ट ने ये कहा कि ये लॉ जो है इट केम एज ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू, सडनली आपके सामने आ गया है और अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनली या संविधानिक वैधता इसकी सही है। और जितने भी अमेंडमेंट्स थे और जिनको चैलेंज किया गया था उन सब को अपहेल्ड किया, बरकरार रखा। धन्यवाद, आपने पूरे वीडियो में हमारा साथ दिया, पूरा देखा। मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें, जिससे मुझे आपके बारे में, आपके विचारों को जानने का मौका मिले। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।